वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडेबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अभी आपका सीआईबी का एग्जाम होने वाला है। जेआईबी का जो एग्जाम है, जेआईबी का जो एग्जाम है अभी आपका होने वाला है मई 2024 में। मई 2024 में आपका एग्जाम होगा और उसकी हम लगातार प्रिपरेशन करा रहे हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका सबसे लेंदी सिलेबस है। तो पीपीबी में सबसे आप हमेशा टारगेट करके चलो कि हम मुझे कम से कम 60 प्लस स्कोर करना ही करना है। एंड ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ के जरूर जाएं अगर आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल टाइम में क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को जरूर कवर करें। पीपीबी का सिलेबस तो वैसे बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई पूरा 100% जो सिलेबस है वो कवर करके जरूर जाइए। पूरा 100% जो सिलेबस है वो कवर होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरे 100 नंबर की तैयारी करके जाओ, चाहे आपको 50 मार्क्स ही लेकर आने हैं, 50 नंबर ही लेकर आने हैं पास होने के लिए, लेकिन जो प्रिपरेशन है वो करके जाओ। कम से कम पूरे 100 मार्क्स की 30% 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, या ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे आप। 60 प्लस टारगेट करोगे, 55 57 58 है ना, 60 ऐसे मार्क्स लेकर आ जाओगे। और उसी को लेकर पीपीबी का यूनिट नंबर 44 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। और टॉपिक का नाम रहेगा अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स डिजिटल बैंकिंग। इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वी विल डिस्कस, उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आया है और इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, मॉड्यूल सी का यूनिट नंबर 44 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन इन पेमेंट सिस्टम्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर द पास्ट डिकेड्स, है ना। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है बेस्ट तरीके से यहां पर डिस्क्राइब करता है किस चीज को, कि हमारे कंट्री के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है उसका बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना। किसकी वजह से? क्योंकि यहां पर जो टेक्नोलॉजी है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 10-15 सालों में यहां पर। तो इसको लेकर चार ऑप्शन आपके पास हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। अगर इन चारों ऑप्शन को आप देखते हैं, इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, तो भाई यहां पर हम टिक कर देंगे किसके ऊपर, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वाइल कैश इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स वाज द मेन मेथड ऑफ पेमेंट इन अर्लियर टाइम। पहले पेमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था वो नोट्स, है ना, जो करेंसी नोट्स हैं एंड कॉइन्स हैं। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स का बहुत ज्यादा यूज होता था, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर, है ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स का। उसके बाद में धीरे 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 जो टेक्नोलॉजी है उसने अपनी पकड़ बनानी स्टार्ट कर दी यहाँ पर। एंड जो टेक्नोलॉजी है दैट रिसेंटली इंट्रोड्यूस इनोवेटिव सिस्टम, जिसमें यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई वॉलेट्स, है ना, ये यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी टू बैंकिंग कस्टमर्स। तो आज के समय में अगर हम बैंकिंग कस्टमर की एफिशिएंसी की बात करते हैं, बैंकिंग कस्टमर के लिए जो बैंकिंग है आज के समय में वो बहुत आसान हो गई है, ईजी हो गई है। 24/7 24 घंटे एनी टाइम एनीवेयर एनीवेयर जो बैंकिंग है वो कस्टमर को यहाँ पर मिल जाती है। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट कैप्चर्स द इंपैक्ट ऑफ कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। जब हम किसकी बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जब कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी की बात आती है तो कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी का जो इंपैक्ट है वो इनमें से किससे डिफाइन होता है यहाँ पर। तो यहां भी हमारे पास में चार ऑप्शन है, तो आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते जाइए। चारों ऑप्शंस मैंने आप सभी के लिए रखे हैं ये, ठीक है, सो दैट आप चारों ऑप्शन को पढ़ें और उसके बाद में जो आंसर है उसको फाइंड आउट करें। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका।
चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सभी ने फाइंड आउट कर लिया होगा, निकाल लिया होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में हम किसके ऊपर टिक करेंगे? आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो यहां पर कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी है। अगर मैं किसकी कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, दैट हैज फैसिलिटेटेड बैंक्स टू हैंडल इमेंस ट्रांजेक्शंस वॉल्यूम। क्योंकि आज के समय में आप देखोगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इंक्रीज हो चुकी हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बढ़ चुकी हैं। तो ट्रांजेक्शंस के जो वॉल्यूम है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और इसके साथ साथ बैंक की तरफ से जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अकाउंट को कस्टमाइज किया जा सकता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो बैंकिंग की रीच है वो लगातार एक्सपेंड कर रही है। आज के टाइम में रूरल एरियाज तक भी, है ना, ट्राइबल एरियाज, रूरल एरियाज में भी लोग जो डिजिटल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स हैं, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों तक भी यहाँ पर जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो पहुंच पा रही हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल इज नॉट मेंशन एज द अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर अल्टरनेट डिलीवरी चैनल के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता? तो सबसे पहला ऑप्शन है जो ई वॉलेट्स होते हैं या एम वॉलेट्स होते हैं। मोबाइल ब्रांचेस, मोबाइल ब्रांचेस कौन सी होती हैं? जैसे कोई बैंक ब्रांच एक वैन के ऊपर होगी, आज ये वैन इस विलेज में है, नेक्स्ट डे किसी और विलेज में, फिर नेक्स्ट डे किसी और विलेज में, है ना। किसी वैन के ऊपर, गाड़ी के ऊपर पूरी की पूरी बैंक ब्रांच बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मोबाइल ब्रांचेस। पीओ पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, जो टर्मिनल्स हैं, पीओएस होता है जो आपने देखा होगा शॉपकीपर के पास में जो मशीन जिसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, वो पीओएस होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड क्लाउड बैंकिंग, एटीएम, टेली बैंकिंग, कैश डिपॉजिट मशीन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और क्लाउड बैंकिंग, क्लाउड बैंकिंग ऐसा होता है जैसे गूगल ड्राइव, है ना। गूगल ड्राइव एक तरह का यहाँ पर एक तरह का अगर हम लोग बात करते हैं, वो किसका, वहां पर ऑनलाइन डेटा स्टोरेज का काम होता है। ऐसे ही जो बैंकिंग का डेटा है उसको स्टोरेज करने के लिए क्लाउड बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसमें डेटा एनीवेयर एनी टाइम आप एक्सेस कर सके। तो ये कोई डिलीवरी चैनल्स नहीं है। तो अगर सी में देखेंगे, दीज आर नॉट डिलीवरी चैनल्स। ए, बी और डी की बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों जो डिलीवरी चैनल्स है उसमें कवर होते हैं। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हु रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया। इंडिया में एटीएम को एस्टेब्लिश करने का जो रिकमेंडेशन है, इनमें से किसने प्रोवाइड किया, किसने दिया यहां पर? तो ए कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बी कहता है ए बैंकिंग कंसोर्टियम लेड बाय द लार्जेस्ट नेशनल बैंक। सी कहता है ए कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर सी रंगराजन। डी कहता है एन इंडिपेंडेंट बोर्ड सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहां पर जो कमिटी है उस कमिटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर सी रंगराजन, है ना। और इस कमिटी को, जो कंप्यूटराइजेशन है बैंकिंग सेक्टर में, जो कंप्यूटराइजेशन को इंप्लीमेंट किया, उसको भी उसका भी जो रिकमेंडेशन है वो किसकी तरफ से, डॉक्टर सी रंगराजन की तरफ से ही रिकमेंडेशन आया था। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलो भाई आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज एंड सिक्योरिटी ऑफ एटीएम इन इंडिया एक्यूरेट। है ना, इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे एटीएम भी बहुत सिक्योर हो गए हैं। एटीएम का सिक्योरली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन डेटा वो काफी एक्यूरेट रहता है, ठीक है। इसके पीछे अगर आप देखोगे तो एटीएम, यहां पर अगर हम एटीएम की बात करते हैं तो एटीएम एक डिलीवरी चैनल के तौर पर काम करता है, जो यहां पर इसमें किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेट बेसिस पर काम करता है कस्टमर के लिए। तो सबसे पहली बात, किस एरिया में, किस प्लेस में इस एटीएम को स्टेब्लिश किया जाएगा, है ना, तो बैंक स्ट्रेटेजिकली इसको डिसाइड करता है। इसके साथ साथ ये जो यहां पर एटीएम को सेटअप किया जाता है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जैसे कमर्शियल सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बैंक ब्रांचेस होती हैं, जहां पर यूजर पब्लिक के लिए इजीली एक्सेस किया जा सके, तो वहां पर एटीएम को स्टेब्लिश किया जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज कन्वीनियंस ऑफ द एटीएम टू द कस्टमर। जो यहां पर एटीएम की अगर हम फैसिलिटी की बात करते हैं, जो एटीएम का इस्तेमाल किया जाता है, एटीएम का यूज किया जाता है, इनमें से कौन सा है जो यहां पर कस्टमर के लिए एक्सेसिबल है।
कस्टमर जिसका इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए कन्वीनियंस ऑफ द एटीएम टू द कस्टमर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि द एबिलिटी टू बुक फ्लाइट एंड होटल अकोमोडेशंस डायरेक्टली फ्रॉम एटीएम। बी कहता है 24/7 एक्सेस अवेलेबिलिटी टू बैंकिंग सर्विसेज। एंड उसके साथ साथ अगर आप सी की बात करेंगे, फैसिलिटी टू चेक बैलेंस, रिक्वेस्ट चेक बुक्स एंड पे यूटिलिटी बिल्स। डी कहता है इंटरनेशनल टूरिस्ट कैन यूज देयर मेट्रो वीजा कार्ड्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक एटीएम। तो भाई यहाँ पर कौन सा कन्वीनियंस नहीं है एटीएम का? तो यहाँ पर बुक फ्लाइट एंड होटल अकोमोडेशन डायरेक्टली फ्रॉम एटीएम। एटीएम के थ्रू आप डायरेक्टली फ्लाइट की बुक टिकट नहीं बुक कर सकते, होटल्स वगैरह बुक करने का ऑप्शन नहीं होता है ना, जो बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें होता है यहाँ पर। तो ये इसमें नहीं आएगा यहाँ पर। 24/7 24 घंटे 7 दिन आप बैंकिंग सर्विसेज को एटीएम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, चेकबुक की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, किसी बिल का पेमेंट करना है वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो अपने वीजा और मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो बी सी डी करेक्ट है ना, लेकिन जो ए है वो करेक्ट नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिए। हाउ डू एटीएम बेनिफिट बैंक्स फ्रॉम ए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, है ना। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में देखें, अगर फाइनेंशियल टर्म में हम लोग देखें, फाइनेंशियल लेवल पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बैंक को जो एटीएम है वो कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं, बैंक को इससे कैसे फायदा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो एटीएम है दैट इज यूजुअली कॉस्ट मोर टू सेटअप एंड मेंटेन देन ट्रेडिशनल बैंक ब्रांचेस। बी कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग एटीएम इज हायर बट दे रिड्यूस द ओवरऑल ऑपरेशन कॉस्ट फॉर द बैंक। एंड सी कहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एटीएम हैज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज द ऑपरेशन कॉस्ट फॉर बैंक्स। एंड उसके बाद में डी कहता है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एटीएम इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ए ब्रांच एंड ट्रांजेक्शनल कॉस्ट थ्रू एटीएम इज ऑल्सो लेस। तो भाई इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए, है ना, ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो आप शेयर कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड नेक्स्ट मूव करेंगे। तो इसमें क्या बेनिफिट हो जाएंगे, क्या फायदे हैं यहाँ पर। तो जब हम एटीएम को इस्तेमाल करते हैं, एटीएम का यूज किया जाता है, तो एटीएम को सेटअप करने की जो कॉस्ट है, एटीएम को सेटअप करने का जो खर्चा है वो किसी ब्रांच को, बैंक ब्रांच को सेटअप करने से काफी कम रहता है ना, काफी लेस रहता है। तो ऐसे केस में अगर आप ट्रांजेक्शनल कॉस्ट देखोगे एटीएम के थ्रू तो वो काफी कम रहती है, दैट इज वेरी लेस। तो इसलिए यहां पर बैंक के लिए ये काफी फायदेमंद होता है ना, बैंक को इससे यहां पर काफी बेनिफिट मिलता है, काफी फायदा मिलता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहां पर, एंड जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑफलाइन एटीएम मॉडल। जो यहां पर ऑफलाइन एटीएम मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, उसको इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा। यहां पर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक्यूरेट तरीके से बताएगा उसके बारे में। एन एटीएम दैट परमिट विड्रॉल बेस्ड ऑन द रियल टाइम बैलेंस इन द कस्टमर अकाउंट, है ना, वो तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा तभी हो पाएगा यहाँ पर। एन एटीएम दैट कनेक्ट टू द बैंक डेटाबेस इन रियल टाइम एवरी ट्रांजेक्शन, नहीं। एटीएम दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द बैंक डेटाबेस एंड अलाउस विड्रॉल अप टू ए प्रीसेट लिमिट रिगार्डलेस टू द एक्चुअल अकाउंट बैलेंस। तो जो भी यहाँ पर कस्टमर में के अकाउंट में एक्चुअल बैलेंस होगा उसके बेसिस पर जो पहले से सेट लिमिट है उतना पैसा कस्टमर विड्रॉल कर सकता है ऐसे एटीएम से। और ऐसा जो एटीएम है वो यहाँ पर बैंक के डेटाबेस के साथ में रियल टाइम बेसिस पर कनेक्टेड नहीं रहता, रियल टाइम बेसिस पर जुड़ा हुआ नहीं रहता है यहाँ पर, ठीक है। समय समय पर ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है जिससे जो डेटाबेस है वो अपडेट होता है यहाँ पर। तो ऐसे केस में ऐसे जो एटीएम है वो ऑफलाइन एटीएम कहलाते हैं, है ना, इन्हें ऑफलाइन एटीएम बोलते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट डिस्टिंग्विश ए कैश डिस्पेंसर सीडी फ्रॉम ए स्टैंडर्ड एटीएम। अगर आप एक स्टैंडर्ड एटीएम का कंपैरिजन करेंगे सीडी के साथ में, ठीक है, कैश डिस्पेंसर के साथ में, तो दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को आप कैसे अलग करेंगे। और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में आंसर शेयर कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो कैश डिस्पेंसर है वो अलाउ करता है, यहां पर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बट विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन जो एटीएम है वो दोनों चीजों को अलाउ करता है। कैश डिस्पेंसर इज एन एडवांस वर्जन ऑफ एटीएम विद मोर फंक्शनैलिटीज। जो सीडी है यहां पर, कैश डिस्पेंसर इज सिमिलर टू एन एटीएम बट ओनली फैसिलिटेट कैश विड्रॉल एंड
डजंट एक्सेप्ट डिपॉजिट। एंड सी कहता है कि जो सीडी है जो यहाँ पर कैश डिस्पेंसर है, दिस इज ए मॉडल ऑफ एटीएम एक्सक्लूसिवली नेटवर्क थ्रू द नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिसे बोलते हैं एनएफएस। तो भाई यहाँ पर जो सीडी है यानी जो कैश डिस्पेंसर है वो एटीएम के जैसा ही होता है, जैसा एटीएम होता है वैसा ही ये भी होता है यहाँ पर, ठीक है, वैसा ही होता है यहाँ पर, बट ओनली फैसिलिटेट करता है कैश विड्रॉल। कैश डिस्पेंसर से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ पर, और जो कैश डिस्पेंसर है वो कैश डिपॉजिट है ना, जो डिपॉजिट्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जो सीडीएम है उससे आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, उससे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो दोनों काम करेगा यहाँ पर। इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए। विच ऑर्गेनाइजेशनल, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनिशियली सेटअप दी स्वाधान नेटवर्क, ए शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम फॉर एटीएम इन मुंबई। ठीक है, तो यहां पर स्वाधान जो नेटवर्क है, एक शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम को एटीएम का जो यहां पर नेटवर्क है उसको पहली बार फर्स्ट टाइम यहां पर सेटअप किया गया। तो इनमें से किसका नाम आता है यहां पर, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इसमें निकलकर सामने आता है? पढ़िए ध्यान से और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो आप शेयर कर दीजिए कि इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आईडीआरबीटी, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी, या आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, किसका नाम आता है इसमें? तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो स्वाधान जो नेटवर्क है, एक शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क एटीएम के लिए, पहली बार मुंबई में वो आईबीए ने स्टार्ट कराया था, आईबीए की तरफ से उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसमें हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? ऑफिसर्स अडल्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वे सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है पीपीबी, अभी आपका जीआईबी के एग्जाम होने वाला है मई 2024 में, मई 2024 में आपका जीआईबी का एग्जाम होगा। पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग की भी हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं, सो दैट आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट टाइम सिंगल टाइम में क्लियर हो जाए। और यहां पर मॉड्यूल सी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अगर आप पीपीबी में देखेंगे तो वहां पर मॉड्यूल सी में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, जिसमें डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात की गई है। इसके कुछ क्वेश्चंस में पहले करा चुका हूं, आज इसके मैं पार्ट 2 आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 भी आप देख लीजिएगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में ये है आपकी यूनिट नंबर 44, यूनिट नंबर 44 है। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर पीपीबी मॉड्यूल सी और यूनिट नंबर 44 के जो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है। सारे क्वेश्चन हम आपको एग्जाम लेवल के प्रोवाइड करने वाले हैं, सो दैट आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर लेवल की हो। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, और जब भी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैश रिसाइकलर्स? जो कैश रिसाइकलर्स होते हैं उनका इनमें से कौन सा फीचर यहां पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि दे कैन डिटेक्ट काउंटरफिट नोट्स, बी कहता है कैश विड्रॉल रिक्वायर द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, सी कहता है कैश रिसाइकलर्स कैन एक्सेप्ट एंड डिस्पेंस कैश, और जो कैश क्रेडिट है कैन बी मेड यूजिंग डेबिट कार्ड। इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग? तो भाई अगर यहां पर कैश रिसाइकलर्स की बात करते हैं, है ना, जो भी यहां पर कैश रिसाइकलर्स होंगे तो कैश विड्रॉल के लिए यहां पर जो क्रेडिट कार्ड है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो कैश विड्रॉल के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनका यूज नहीं किया जाता है। और अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैश विड्रॉल किया भी जाता है तो ऐसे केस में वो जो कैश विड्रॉल होगा वो एज ए
लोन के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, उसे लोन के तौर पर कंसीडर करेंगे, जिसके ऊपर कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर क्रेडिट कार्ड में तो एक तरीके से एडवांस पेमेंट या एडवांस में जो अमाउंट है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? बी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। जो काउंटरफिट नोट्स हैं इनको डिटेक्ट कर लेता है कैश रिसाइकलर्स, ठीक है। कैश विड्रॉल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, है ना, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो कैश रिसाइकलर्स है वो कैश एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, डिस्पेंस भी हो सकता है उसमें से। और उसके बाद में जो कैश डिपॉजिट है डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो रॉन्ग हो जाएगा वो बी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर टिक करेंगे। एंड व्हाट इज वन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ कैश रिसाइकलर्स इन टर्म ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। जब यहां पर करेंसी को मैनेज करने की बात आती है, जब हम करेंसी के मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो करेंसी मैनेजमेंट में जो कैश रिसाइकलर्स होते हैं उनका क्या इंपैक्ट होता है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्या है, ये क्या रोल प्ले करते हैं यहां पर, है ना। इनकी तरफ से अगर रोल प्ले करने की बात करते हैं तो ये यहां पर क्या रोल प्ले करेंगे कैश रिसाइकलर्स। और बहुत ही अच्छी चीज है कैश रिसाइकलर। अगर कस्टमर को पैसा डिपॉजिट करना है तो वो उसे यहां पर ब्रांच ओपन करने का, क्लोज होने का कोई वेट ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। उसे अपने घड़ी में देखना पड़ेगा कि 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, ठीक है, या 5 बज गए हैं, या जो ब्रांच है वो क्लोज हो गई है। नो, कैश रिसाइकलर्स में जो कस्टमर है वो 24 घंटे में किसी भी टाइम जाकर कैश डिपॉजिट करता है। और किसी भी बैंक का कस्टमर है, किसी भी बैंक का कस्टमर किसी भी बैंक के कैश रिसाइकलर्स में जाकर डिपॉजिट कर सकता है यहां पर, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती उसमें। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो इससे जो ब्रांच का स्टाफ है उसके ऊपर भी बर्डन कम आता है, क्योंकि अब यहां पर कैश डिपॉजिट करने के लिए कस्टमर ब्रांच में नहीं जा रहा है ना, यहां पर ऑटोमेटिक उसका कैश डिपॉजिट हो जा रहा है कैश रिसाइकलर्स की हेल्प से। तो अप टू 50,000 बड़े आराम से वो कर सकता है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दे प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स टू रिप्लेस डैमेज नोट्स। बिल्कुल गलत है यहां पर, है ना, ये काम आरबीआई का होता है, ना कि कैश रिसाइकलर्स का। दे कैन ऑटोमेटिकली एक्सचेंज ओल्ड नोट्स फॉर न्यू नोट्स, न्यू सीरीज नोट। ये भी गलत है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन बाय सॉर्टिंग आउट डैमेज, सोइल्ड एंड काउंटरफीट नोट्स। उसके बाद में दे अलाउ कस्टमर टू ट्रेड इन फॉरेन करेंसीज। तो भाई यहां पर जो कैश रिसाइकलर्स होते हैं, जब यहां से कैश डिस्पेंस होगा, ठीक है, जब कैश डिस्पेंस होगा तो उसमें सर्कुलेशन में जो नए नोट हैं, जो गुड क्वालिटी नोट हैं, उनको यहां पर डिस्पेंस करते हैं। और उसके बाद में जो भी यहां पर डिपॉजिट की फॉर्म में नोट्स आए हैं, जो भी पैसा डिपॉजिट की फॉर्म में आए हैं, वहां पर जो भी डैमेज है, सोइल है और काउंटरफीट नोट्स हैं, उनकी यहां पर शॉर्टिंग करता है ना, उनको ये अलग निकाल लेगा यहां पर। तो काउंटरफीट नोट्स को, जो डुप्लीकेट नोट है, फेक नोट्स हैं, उनको यहां पर जो कैश रिसाइकलर्स हैं वो बड़े आराम से पहचान लेता है, ठीक है, उसे यहां पर तुरंत पहचान हो जाती है इस चीज की। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कहता है यहां पर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, व्हाट इज वन प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कायोस्क बैंकिंग। जो यहां पर कायोस्क बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कायोस्क बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे का अगर आप मेन पर्पस देखोगे, क्या मेन पर्पस है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू इंक्रीज द बैंक्स प्रॉफिट मार्जिन। जो यहां पर कायोस्क बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। कायोस्क बैंकिंग क्या होती है? जो जिसमें कस्टमर ऑटोमेटिक अपने आप यहां पर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता है। कस्टमर को यहां पर किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कस्टमर खुद से ही यहां पर जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरा कर सकता है। तो बैंक के जो प्रॉफिट मार्जिन है उससे इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद में ओनली सर्व कस्टमर इन अर्बन एरियाज। सी कहता है टू फैसिलिटेट प्राइमरी बैंकिंग सर्विसेज एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, स्पेशली फॉर दोज इन रिमोट एरियाज विदाउट नियर बाई बैंक ब्रांचेस। डी कहता है टू रिप्लेस ऑल मैन बैंक ब्रांचेस एंड विद इलेक्ट्रॉनिक कायोस्क। इनमें से हम कहां पर टिक करें? तो इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को यहां पर इंडिकेट करेगा? तो भाई जब हम किसकी कायोस्क की बात करते हैं तो कायोस्क जो फैसिलिटेट करता है प्राइमरी जो बैंकिंग सर्विसेज है एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जो रिमोट एरियाज में है, जहां पर कोई नियर बाई ब्रांच नहीं है, वहां पर जो कायोस्क लगा दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिक बेसिस पर काम करते हैं। होटल्स में मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन में मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहां पर स्टेब्लिश कर दिया जाता है। रेलवे स्टेशन पर जो ऐसी लोकेशंस होती है जहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं और उनको बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर इस तरह के जो सिस्टम है उनको डेवलप किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पर्पस ऑफ कायोस्क इन द बैंकिंग। जो कायोस्क बैंकिंग है ना, जो एक तरह के ई कॉर्नर होते हैं, जो कायोस्क बैंक्स हैं वो क्या हैं, एक तरह के ई कॉर्नर्स हैं। और ये जो ई कॉर्नर्स होते हैं, यहां पर किसी मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द पर्पस ऑफ कायोस्क इन द बैंक्स। तो कायोस्क कैन ओनली परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। बी कहता है जो कायोस्क कैन बी मल्टी फंक्शनल। सी जो कायोस्क है, दीज आर डिप्लॉयड इन प्लेसेस विद हाई फुट ट्रैफिक लाइक एयरपोर्ट एंड मॉल्स। एंड डी कहता है जो कायोस्क है कैन बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग बैंक्स प्रोडक्ट। इनमें से कहां पर टिक किया जाए? तो इनमें से कौन सा यहां पर फीचर नहीं है? अगर बैंक में कायोस्क की बात करें, कौन सा उसका फीचर इसमें नहीं आएगा? तो इसमें हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे। तो कायोस्क ओनली परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो यहां पर ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उसको भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है कायोस्क से। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना, जो यूटिलिटी बिल है उसका पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो कई तरह के जो फीचर्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं है कि ओनली कैश विड्रॉल वगैरह, कैश विड्रॉल ही कर सकते हैं या फंड ट्रांसफर ही कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आपको मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यहां पर, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ए कायोस्क बैंकिंग मशीन कंपेयर टू ट्रेडिशनल एटीएम। अगर यहां पर जो ट्रेडिशनल एटीएम है उससे ये जो कायोस्क बैंक है ये डिफरेंट कैसे होते हैं, ये अलग कैसे हैं उससे। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा, बेस्ट तरीके से उसके बारे में बताएगा। यहां पर इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए, ध्यान से पढ़िए और शेयर करते चलिए। यहां पर इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दे ओनली प्रोवाइड कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट फैसिलिटीज, है ना, कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बी दे आर टिपिकली स्मॉलर इन साइज एंड हैव लिमिटेड फंक्शनैलिटी। सी कहता है दे आर इक्विप्ड विद टूल्स लाइक फुल फ्लैज कीबोर्ड, बारकोड स्कैनर, वीडियो कैमरा एंड थर्मल प्रिंटर। उसके बाद में सी कहता है दे आर प्राइमरीली यूज फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन बैंक्स अकाउंट्स। तो इनमें से हम कहां पर टिक करें? तो भाई ऐसे केस में हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। एंड दीज पीपल आर इक्विप्ड विद, अगर हम लोग बात करते हैं जो कायोस्क है, कायोस्क जो ट्रेडिशनल बैंक एटीएम है उससे अलग कैसे होते हैं, तो वहां पर अगर आप इक्विपमेंट देखेंगे, इक्विपमेंट्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे उसमें, है ना, जो इक्विपमेंट हैं वो ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, है ना, इक्विपमेंट ज्यादा रहेंगे उसमें, ठीक है। एंड अगर मैं इक्विपमेंट की बात करूं, जो भी यहां पर इक्विपमेंट होंगे एंड उसमें फुल फ्लैज कीबोर्ड एप्लीकेबल होगा, उसमें फुल फ्लैज कीबोर्ड रहेगा, यहाँ पर बारकोड स्कैनर रहेगा, यहाँ पर वीडियो कैमरा रहेगा, थर्मल प्रिंटर है ना, ये सब चीजें यहाँ पर इसमें अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो अगर हम टूल्स की बात करते हैं यहाँ पर फुल फ्लैज कीबोर्ड, बारकोड स्कैनर, वीडियो कैमरा एंड जो थर्मल प्रिंटर हैं, दीज आर अवेलेबल। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, इसको देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क। जो भी यहां पर पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क है, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं पीबीके, पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क। तो पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क में अब यहां पर जो कस्टमर है, खास करके जो रूरल एरियाज में ब्रांचेस हैं, वहां पर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वहां पर पासबुक प्रिंटिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं पासबुक प्रिंटिंग के लिए। तो ऐसे केस में अब यहां पर पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क आ गए हैं जिसमें किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कस्टमर आएगा अपनी पासबुक लगाएगा और ऑटोमेटिक यहां पर जो कायोस्क है वो प्रिंट करके दे देगा पासबुक। तो ऐसे केस में कौन सा है जो इसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा? तो पीबीके आर प्राइमरली यूज फॉर कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट सर्विस लाइक ट्रेडिशनल एटीएम, गलत है। पासबुक प्रिंटिंग में पासबुक प्रिंट करने का काम होगा। जो पीबीके है दैट इज ऑपरेटिंग बाय रीडिंग द ट्रांजैक्शन डिटेल फ्रॉम ए मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द पासबुक एंड देन प्रिंटिंग देम। तो यहां पर पासबुक में कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं होती, है ना, वो कार्ड्स में आती थी। पीबीके रिक्वायर द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रांच स्टाफ टू ऑपरेट द प्रिंट एंड पासबुक, है ना, यहाँ पर
किसी की स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीबीके आर यूज मेनली फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स एंड चेकिंग बैलेंस एंड नॉट फॉर दी पासबुक प्रिंटिंग। तो यहाँ पर पासबुक जो पीबीके हैं फंड ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता, पासबुक प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना में, है ना, मैग्नेटिक स्ट्रिप तो नहीं होती, है ना, मैग्नेटिक स्ट्रिप तो नहीं होती पासबुक में, बट पासबुक में एक जो यहाँ पर क्यूआर कोड होता है ना, मैग्नेटिक स्ट्रिप की जगह क्या होता है, क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड, या तो क्यूआर कोड होता है या एक तरह का बार कोड होता है, बार कोड या क्यूआर कोड होता है यहाँ पर, जिसको रीड करके जो पीबीके है वो पासबुक प्रिंटिंग का उसके पासबुक प्रिंटिंग करता है। ठीक है, एंड अगर इसी में से चार में से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें टिक करना है तो भाई पासबुक प्रिंटिंग के ऊपर टिक कर देंगे हम लोग, है ना। तो पीबीके आ जाएगा। तो पीबीके ऑपरेट बाय रीडिंग दी ट्रांजैक्शन डिटेल फ्रॉम ए क्यूआर कोड या बार कोड, है ना, ऑन दी पासबुक एंड देन प्रिंटिंग देम, वो इनको यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक कर देंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, मैग्नेटिक जो स्ट्रिप है वो एक ब्लैक से कलर की पट्टी होती थी, काली से रंग की पट्टी होती है, जो किसके ऊपर, जो भी यहाँ पर एटीएम कार्ड हैं, जो पहले स्ट्रिप वाले एटीएम कार्ड आते थे उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता था, उनके ऊपर था ये। ठीक है, उनके ऊपर लगी रहती थी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी, बी के ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें हमें कहां पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यहां पर इसमें हमें कहां पर टिक करना है। चलो, तो यहां पर हम किस में टिक, है ना, इसमें हमारे साथ में आंसर शेयर कीजिए। हाउ डू पीबीके, जो यहां पर पीबीके है, एनहांस दी कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स इन टर्म ऑफ पासबुक प्रिंटिंग। जो पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क है यहां पर, है ना, अगर हम किसके, पीबीके की बात करते हैं, जो भी यहां पर पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क है, हाउ डू पीबीके एनहांस दी कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स इन टर्म ऑफ पासबुक प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर ए कहता है कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू मैनुअली अलाइन पेजेस फॉर एक्यूरेट प्रिंटिंग। बी कहता है कि जो पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क है, दीज आर अवेलेबल फॉर यूज ओनली ड्यूरिंग बैंक वर्किंग आवर्स। सी कहता है कि जो पासबुक है नीड टू बी स्पेसिफिकली ऑर्डर एंड कैन नॉट बी यूज्ड इमीडिएटली विद पीबीके एंड दे अलाउ ऑटोमेटिक फ्लिपिंग, अलाइनिंग ऑफ पेजेस, प्रिंटिंग विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम ब्रांच स्टाफ ऑफ द कस्टमर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पीबीके जो पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क है उसके बारे में अभी हमने बात की, है ना। तो यहां पर अलाउ ऑटोमेटिक फ्लिपिंग होती है, यानी जो पेज पलटने का काम होता है ना, जो पासबुक कायोस्क है वो खुद पेज पलटने का काम करता है यहाँ पर, है ना, मैनुअली पेज पलटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। जो पेजेस हैं उनको अलाइन करने का काम भी जो पासबुक प्रिंटिंग कायोस्क है वो खुद ही करता है यहाँ पर। तो किसी ब्रांच स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जब पासबुक प्रिंटिंग का काम चल रहा है कस्टमर के द्वारा, तो इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम इज नॉट ट्रू। अगर मैं किसकी, कैश डिपॉजिट मशीन की बात करूं, जो कैश डिपॉजिट मशीन है उसको लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो अगर आप देखोगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो सीडीएम है इमीडिएटली क्रेडिट द अकाउंट आफ्टर ए सक्सेसफुल डिपॉजिट्स। बी कहता है कि जो कस्टमर है कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ मनी विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन सीडीएम। सी कहता है कि जो सीडीएम है एलिमिनेट द नीड टू फिल डिपॉजिट स्लिप्स एंड स्टैंड इन क्यूज। डी कहता है इट प्रोवाइड ए रिसिप्ट इमीडिएटली आफ्टर द डिपॉजिट्स। कैश डिपॉजिट मशीन में को लेकर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो कस्टमर कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ मनी विदाउट रिस्ट्रिक्शन इन सीडीएम, नहीं। कैश डिपॉजिट मशीन में जो आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं वो अप टू 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50,000 रुपए को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो कस्टमर यहां पर 50,000 रुपए तक की जो मनी है वो डिपॉजिट कर सकता है। तो लिमिट है इसमें, है ना, देयर इज अ लिमिट, ऐसा नहीं है कि इसमें लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए, आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, क्या कहता है,
व्हाट वाज ए सिग्निफिकेंट कंसर्न रिगार्डिंग द इनिशियल मॉडल ऑफ एटीएम फॉर कैश डिपॉजिट्स, है ना। अगर मैं किसकी यहाँ पर कैश डिपॉजिट्स के लिए बात करूं, कैश डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो सिग्निफिकेंट कंसर्न क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट कंसर्न रिगार्डिंग द इनिशियल मॉडल ऑफ एटीएम फॉर कैश डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर ए कहता है कस्टमर को डिपॉजिट ओनली कैश ओनली इन स्पेसिफिक डिनोमिनेशंस। बी कहता है मनी डिपॉजिटेड वुड बी क्रेडिटेड इंस्टेंटली टू द यूजर्स अकाउंट। सी कहता है कस्टमर फेल्ट इनसिक्योर एज द डिपॉजिटेड मनी वाज कलेक्टेड काउंटेड एंड क्रेडिटेड लेटर। डी कहता है आरबीआई गाइडेंस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एनवलप्स इन एटीएम। इनमें से कहां टिक करें। तो भाई अगर हम लोग बात करते हैं जो इनिशियल मॉडल है एटीएम फॉर कैश डिपॉजिट को लेकर, तो कस्टमर यहां पर इनसिक्योर फील करता है जब वो डिपॉजिट करता है मनी कलेक्टेड काउंटेड एंड क्रेडिटेड लेटर, यहां पर कि पहले पैसा कलेक्ट है ना, ले लिया, काउंट कर लिया, ठीक है, मनी कलेक्ट कर ली, काउंट कर ली, ठीक है, एंड उसके बाद में क्रेडिट करेगा अकाउंट में बाद में, है ना, क्रेडिट विल बी लेटर। तो ऐसे केस में कस्टमर यहां पर इनसिक्योर फील करता है। तो कस्टमर को क्या चाहिए, अभी मनी कलेक्ट की है, अभी काउंट कर लिया और तुरंत मेरे अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दो, ये कस्टमर को चाहिए। तो ऐसे केस में इसके ऊपर काम करने की जरूरत है यहां पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, व्हाट सिग्निफिकेंट फंक्शनलिटी डू बीएनए प्रोवाइड कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बैंक प्रोसेस। जो ट्रेडिशनल बैंक प्रोसेस है अगर उससे आप कंपैरिजन करोगे तो इसके फंक्शंस क्या हैं यहाँ पर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इट, है ना, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या ए कहता है यहाँ पर दे अलाउ, है ना, अगर आप देखोगे, अगर हम किसकी बात करते हैं, दे अलाउ फॉर ओनली कैश विड्रॉल राउंड द क्लॉक, दे रिक्वायर बैंक पर्सनल असिस्टेंस फॉर डिपॉजिट्स। C, they can short count and immediately credit the deposited amount to the customer account. And D, they only accept shorted and counted notes for deposit. तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शनलिटी की बात करता हूँ तो उसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम C के ऊपर टिक करेंगे। They can short count, ठीक है, वो जो यहाँ पर नोट्स हैं, है ना, उसको शॉर्ट काउंट करना और इमीडिएट बेसिस पर कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट होगा यहाँ पर। और कस्टमर के अकाउंट में जब पैसा तुरंत इमीडिएट बेसिस पर डिपॉजिट हो जाता है तो ऐसे केस में कस्टमर सिक्योर फील करता है, उसको इनसिक्योरिटी नहीं होती यहाँ पर। तो इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिए। और एग्जाम को पास करने के लिए क्या चाहिए, एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। एंड नाउ डेज अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट इज पावर। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हैं, टारगेट है कि हमारा जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप सभी के लिए। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आप विजिट कर लो कहां पर, जो adda247.com पर है, यहाँ पर विजिट कर लीजिए। यहाँ पर विजिट करने के बाद में जो गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल स्टोर है, वहां से adda247 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में जीआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक कीजिए। जीआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ क्लिक कीजिए जीआईबी मई 2024 के ऊपर। एंड जीआईबी महापैक 2.0 में आपको आज से सेल लाइव हो चुकी है और आप सभी के लिए बिल्कुल नया बैच भी आ रहा है। 6 फेब से आप सभी के लिए बिल्कुल नया बैच आ रहा है जिसका नाम है जीत जीआईबी मई 2024। बाइलिंगुअल बैच रहेगा। विक्ट्री जीआईबी मई 2024 इंग्लिश मीडियम बैच यहां पर आप सभी के लिए रहने वाला है। बिल्कुल नया बैच आप सभी के लिए स्टार्ट होने जा रहा है 6 फेब से, ठीक है। ये बाइलिंगुअल बैच हो या इंग्लिश मीडियम बैच, दोनों के दोनों बैच आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में मिल जाएंगे। तो जीआईबी के महापैक 2.0 में आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो आपको सिंपली यहां पर क्या करना है, आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक स्पेशल कोड है आप सभी के लिए, कोड रहेगा Y195। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और ये कोड टाइप करने के बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। Y195 कोड जैसे ही आप टाइप करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको डायरेक्टली 23,696 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप देखोगे
जो 6298 6298 में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट GIB का महापैक 2.0 मिल जाता है। 300 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा अगर आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के थ्रू एनरोलमेंट करेंगे तो 1% का डिस्काउंट आपको कॉइन्स की फॉर्म में मिलेगा। तो लेस देन 6000 इसका प्राइस यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और 6+6 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। डबल वैलिडिटी का जो बेनिफिट है GIB के महापैक 2.0 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, अपना फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी यहां पर मेंशन कीजिएगा एंड उसके बाद में पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में आज से ही आपको जो क्लासेस हैं वो यहां पर मिलनी शुरू हो जाएंगी बस। और इसके साथ साथ आपको फ्री में 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। फ्री में आपको 5000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री में 5000 क्वेश्चंस मिलेंगे ये कोड Y195 यूज करने पर। जो 5000 क्वेश्चन है GIB प्राइम टेस्ट पैक की फॉर्म में आपको मिलेंगे। उस GIB प्राइम टेस्ट पैक के लिए आपको अलग से कुछ नहीं पे करना। फ्री में 5000 क्वेश्चन आपके अकाउंट में एड ऑन हो जाएंगे और पूरे सिलेबस की, चारों पेपर के पूरे सिलेबस की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी और हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। चलो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।